अंग्रेज का शासन लागू हुआ और 1900 ईस्वी तक चला। किसान, मजदूर और हर वर्ग के व्यक्ति विशेष को, चाहे उनका परिवार हो, चाहे उनकी दैनिक जीवन की दिनचर्या हो, उनसे हर पल अंग्रेजों द्वारा जूझना पड़ा। अंग्रेजों ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए। सन 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उससे 3 माह पूर्व हुई महात्मा गांधी जी ने एक मीटिंग आयोजित की और विचार विमर्श किया। मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, लाला लाजपत राय जी थे। इन्होंने मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि हमारे भारतवर्ष की जब आज़ादी होगी तो उस वक्त इस मजदूरों को, जो कार्मिक है, मजदूर है, उनको किस तरह से संगठन से जोड़ा रखा जाए, क्योंकि हमारे जो संविधान के अंदर, तो उन्होंने उस मीटिंग में विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया और 3 मई 1947 को एक ट्रेड यूनियन की स्थापना की, जिसका नाम राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर रखा। साथियों, ये संगठन मजदूर और श्रमिकों का संगठन है और इस संगठन को बनाए रखने के लिए जो प्रथम अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक समारोह आयोजित किया गया, बहुत बड़ा समारोह किया गया, जिसमें 33 मिलियन कर्मचारी और 200 पदाधिकारी का कहा जाता है कि 200 पदाधिकारी उसमें हुआ करते थे और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। संगठन का आज बड़ा हर्ष का विषय है और ऐसा संगठन जो हमेशा मजदूर हित के लिए कार्य करता है, वो किसी में प्रतिभेदभाव नहीं करता। इंटर संगठन के जो जितने भी पदाधिकारी है वो हमेशा संगठन के जो कर्मचारी है, मजदूर है, उनके लिए हमेशा ये प्रयास करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किस प्रकार से मिले। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो बहुत सारे आते हैं और बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जो संगठन हित में काम करता है और संगठन के लिए दिन रात करता है, वही संगठन का सच्चा हितैषी होता है। और संगठन को भी क्या है कि एक आस होती है कि आने वाली जो सरकारें हैं, देखो क्या होता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और समय निकलता जाता है। 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद नए नए आयाम चालू हुए, कई फैक्ट्रीज बनी, कई कल कारखाने बने, कई सरकारी तंत्र बने। और आप देख रहे होंगे, शायद मेरे से सीनियर आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, देख रहे होंगे कि हर पल, हर कुछ सालों बाद ही परिवर्तन हुआ है। पहले RSCB हुआ करता था, जिसमें 5 कंपनियां एक साथ थी, उसके बाद 5 भागों में विभाजित कर दिया गया सन 1999-2000 में, और अब सरकार चाहती है कि इनको निजीकरण कर दिया जाए। तो इसके लिए कई मुद्दे भी उठे, संगठन ने उठाया भी सही। तो हमारा मूल उद्देश्य यह है कि हम जिस संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, जिन मजदूरों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका हमेशा परिलाभ उनको मिलता रहे और उनके लिए हम निरंतर लड़ाई करते रहें। साथियों, ये संगठन इस उद्देश्य से बनाया गया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा, या उस समय जो अंग्रेजी नीति थी, उस समय कर्मचारी और मजदूर वर्ग को किस तरह से जोड़ा जाए। तो ये एक माध्यम था संगठन बनाने का, क्योंकि आज भी है कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं जा सकता और उनको नहीं दर्शा सकता। तो ये संगठन एक माध्यम है वहां तक पहुंचने का।
आज उस माध्यम से हमारे यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, लीडर आते हैं और उनके समक्ष हम हमारी जो समस्या रखते हैं। तो इसलिए आज ये बड़ा हर्ष का विषय है और मेरी सुबह ही माननीय जगदीराज सिंह माली साहब से वार्तालाप हुई है, वो दिल्ली में है और आज मजदूर दिवस इंटक का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मेरी आशा है और मेरी ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि संगठन एक ऐसा संगठन है जो हमेशा मजदूरों के लिए लड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से इंटक संगठन ने श्रमिकों के जीवन को सरल और सहज बनाया है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जिला इंटक के महामंत्री श्रीमान मोदी जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना उद्घोषण। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आपको बताया थी कि 3 मई को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का स्थापना दिवस है। साथियों, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जब अंग्रेज़ों का शासन था, लगभग 200 सालों या इससे भी ज़्यादा शासन चला, अंग्रेज़ों ने हर वर्ग का शोषण किया, चाहे किसान हो, मजदूर हो या किसी भी वर्ग का हो। तो उस समय जब इस अंग्रेजी दास्तां से जब आज़ादी की जब मांग उठी, तो सभी वर्ग अलग अलग अपनी लड़ाइयाँ अलग अलग लड़ रहे थे। कोई संगठित नहीं था देश के अंदर। कुछ क्रांतिकारी अलग लड़ रहे थे, किसान अपने लिए लड़ रहे थे। उस समय में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, उनको मैं नमन करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, उनके जैसा दूरदर्शी आज दिन तक शायद हिंदुस्तान को पैदा नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने जो आज लोग जो आरोप लगाते हैं, आप कभी भी देखना गांधी जी के बारे में उल्टी अनर्गल बात वही करेगा जो गांधी जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। और गांधी जी के बारे में जानने के लिए आपको 7 जन्म कम पड़ जाएंगे अगर आप उनको ढंग से पढ़ोगे। गांधी जी क्या थे, उन्होंने आज़ादी कैसे मिलेगी, आंदोलन तो 1857 से चल रहे थे। गांधी जी ने तो कभी एक बंदूक भी नहीं उठाई, झांसी की रानी तो तलवार उठाई थी, तात्या टोपे ने उठाई थी, भगत सिंह जी थे। आज़ादी क्यों नहीं मिल पाई? इसके ऊपर गांधी जी ने विचार किया कि आग सब तरफ लगी हुई है, सब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कमी कहाँ रह रही है, हम मुट्ठी भर अंग्रेजों को भगा नहीं पाए। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक अंग्रेज अफसर ने ये कहा था कि जब अंग्रेजी सेना जब हिंदुस्तानियों पे अत्याचार करते हुए जब जा रही थी, तो इतने मुट्ठी भर अंग्रेज थे कि अगर एक एक हिंदुस्तानी पत्थर भी उठा लेता ना तो इंग्लैंड पहुंच जाती पूरी अंग्रेज सरकार। पर हम ताज्जुब है कि ये लोग कर क्या रहे थे। गांधी जी ने ये जब देखा कि जब इतनी उग्र तरीके से जब हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा है, फिर भी आज़ादी क्यों नहीं मिल पा रही, अंग्रेज शासन क्यों नहीं हटवा, तो उन्होंने पहचाना, इसके ऊपर गौर किया कि सब लड़ तो रहे अपने अधिकारों के लिए, लेकिन संगठित कोई नहीं है, आपस में संगठित नहीं है। और दूसरी बात, क्रांतिकारी नहीं। जब तक इसमें महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी, नौकरी पेशा, मजदूर, किसान, जब तक सब इसमें इकट्ठे नहीं होंगे और जब तक सब इसमें अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक ये आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। और गांधी जी ने यही घोषणा किया था। इसीलिए कहते हैं कि आज़ादी, लोग बात कहते हैं ना गांधी जी ने थोड़ी आज़ादी दिलाई थी, आज़ादी तो उन्होंने दिलाई थी। उन्होंने, अरे भाई, जो आज़ादी दिलाने के लिए जो मेन ढांचा जो खड़ा किया था ना, वो गांधी जी ने किया था। लड़ तो सभी रहे थे। और आपको पता है उनकी इस ढांचे को खड़ा करने के बाद ही ये, तो अभी गांधी जी ने ये देखा कि मिल मजदूरों की हालत बहुत बुरी है और मिल मजदूर के जो मालिक थे मिलों के, वो कर्मचारियों का बहुत शोषण कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा सबसे पहले तो जो मजदूर वर्ग है, इनमें एकता स्थापित करना जरूरी, इनके अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी। इसलिए आपने पढ़ा होगा गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन मिल मजदूरों के लिए ही किया था। तो गांधी जी ने जब ये आंदोलन किया, उसके बाद में लोगों के दिमाग में आई तो मजदूर वर्ग भी अपनी एक हैसियत रखता है, मजदूरों के भी अपनी अपनी एक ताकत है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज़ादी के पहले ही इंटक नाम के संगठन की स्थापना हो गई। और साथियों, ये तो एक थोड़ा सा झलक थी बताने की,
और जो गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया, आप जानते हैं कभी उनका आंदोलन चलता था, कभी वापस ठंडे बैठ जाते थे। तो एक परिपाटी होती, कोई भी आंदोलन आप लगातार नहीं चला सकते, उसमें कुछ विराम भी देना पड़ता है ताकि आप में वापस एनर्जी आ सके। तो इस तरह से हमारा संगठन खड़ा हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ साथी, आज जो परिपाटी चल रही, लोग बात इस संगठन में थोड़े दिन रहते हैं, फिर थोड़े दिन दूसरे में चले जाते हैं, सरकार बदलती है तो इसमें घुस जाते हैं, सरकार बदलती है तो उसमें चले जाते हैं। ये संगठन कुछ नहीं कर रहा है, ये संगठन तो कमजोर है। अरे भाई संगठन है क्या? आपका थर्मल कर्मचारी संगठन कोटा थर्मल ही है ना, इसके अलावा बता दो मुझे कोई बाहर का सदस्य बनता हो तो? नहीं बनता। तो जब नहीं बनता तो फिर संगठन कमजोर अगर आप हो तो आपका संगठन कमजोर है, मजबूत अगर आप हो तो आपका संगठन मजबूत है। आप किसी संगठन को या किसी संगठन के अध्यक्ष महामंत्री पे आरोप नहीं लगा सकते। अगर संगठन कमजोर है तो समझ जाओ आप खुद कमजोर हो। और रही बात सरकारों की, सरकारें आती है, सरकारें जाती है। आज बीजेपी की सरकार है तो ये ना समझे कि बीएमएस मजबूत है, इंटक कमजोर है। मैं फिर बता देता हूँ, सरकार, सत्तारूढ़ सरकार के अगेंस्ट वाला संगठन पावरफुल होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा गांठ बांध लेना। सत्ता वाली सरकार का संगठन हमेशा दबके रहता है, क्योंकि जैसे ही कुछ करने लगता है सरकार का डंडा आता है, बैठ जाओ, कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ वो कर लेगा जो उन नेताओं या एमएलए के तलवे नहीं चाटता होगा, वो जरूर कर लेगा। बाकी जो तलवे चाटने वाला संगठन है ना, वो चुपचाप बैठ जाता है उनके इशारे पे। मैं नहीं कह रहा, आप लोग सब पढ़े लिखे समझदार है, सब संगठन में भूमिका निभा, सबको पता है हमेशा विरोधी विचारधारा वाला संगठन, क्योंकि उसको कोई सरकार नहीं दबा सकती। और ये हमेशा गांठ बांध देना, कोई सरकार न किसी का ट्रांसफर कर सकती और न कुछ कर सकती। ठीक है, कुछ तानाशाह आ जाते हैं, ये करते हैं। अच्छा, आप एक चीज और देखो, अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आप समझ जाओ बहुत ताकतवर, सरकार आपसे डरती है, सरकार आपसे डरती है, दूसरा संगठन आपसे डरता है, तो आपका नाम दिया जा रहा है, तो आपका ट्रांसफर हो रहा है, आप ताकत रखते हो। हमेशा विरोधी विचारधारा वाली सरकार अगर है तो समझ जाओ आपके पास इससे स्वर्णिम मौका नहीं है आपके संगठन को मजबूत करने का। जब पिछली बार जब 21 सीटें आई थी कांग्रेस की, उस टाइम में राजस्थान विद्युत प्रसारण मजदूर कांग्रेस इंटक का संभागीय अध्यक्ष था, आप महामंत्री थे, लोगों ने खूब हंसी उड़ाई, लोगों ने हमारे अपने सब कांग्रेस वाले, यार अब तो 21 सीटें आप क्या करेंगे? मैंने दादी जिसका मैंने अभी मजा है काम करने का। जब सत्ता में कांग्रेस थी तब आपको कौन पूछने वाला है? आज अगर कांग्रेस होती है आपको बता दो, कोई ऊर्जा मंत्री पूछ रहा है क्या? कोई नहीं पूछ रहा। और यही इनका भी यही हाल है, खूब चक्कर काट, कुछ नहीं पूछेंगे। और आपकी पहचान ही जब मिलेगी, जब 21 सीटें थी ना, जब कोटा में कोई विधायक नहीं था कांग्रेस का, तब आप पूछते, जब आप श्रीमाली जी हमें नहीं जानते थे, हम तो श्रीमाली जी हमें नहीं जानते थे, जब हमने उस दौरान जब आंदोलन किए, फिर प्रसारण को जब उसमें क्लस्टर में ठेके में देने के लिए पूरी प्रक्रिया चली, हमने सद्बुद्धि यज्ञ काफी सारे उस टाइम इतने आंदोलन करे, फिर श्रीमाली जी ने खुद हमें फोन किया है, यार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप लोगों से मैं आपका काम देख रहा हूँ, आपका काम बड़ा जबरदस्त है। तब उन्होंने बूंदी जिला अध्यक्ष का पद मुझे ऑफर किया, सबको हमें उन्होंने टीम में बढ़ाया। तो साथियों, मैं सिर्फ ये कहने का माध्यम ये है, अगर आप मजबूत होंगे, पहली बात तो आप न इन विधायक जी की तरफ देखिए, न किसी सरकार की तरफ देखिए, ये ठीक है, अपना एक आपस में कोलैबोरेशन है, सपोर्ट करना ये ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर मजबूत हैं, विधायक आपको बुलाएगा, आप मजबूत नहीं है, आ जाने दो कांग्रेस की सरकार, कोई ऊर्जा मंत्री आपको चेंबर में भी नहीं घुसने देगा। इसलिए मेरा कहना है, हम मजदूर हैं, मजबूर नहीं है, मजदूर जरूर है, मजबूर नहीं है। आप अपनी ताकत को इकट्ठा करो। दूसरी बात, हम सिर्फ अध्यक्ष महामंत्री के भरोसे ना बैठे, अध्यक्ष महामंत्री को तो ऐसा करो आप कि ये आपके मारे आपका डर बैठा रहे, इनको नींद नहीं आए, तो अगर ये हमें ये काम दे दिया इन्होंने, अगर ये नहीं हुआ ना तो कल पकड़ लेंगे कि हमें। लेकिन फिर आप लोगों को भी उस पूरी ताकत के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये जब आपको आवाज लगा दे तो आपकी भीड़ भी है, जहां तक देखे ना आपकी भीड़ नजर आनी चाहिए। कोई सा भी चीफ इंजीनियर हो, चाहे कोई सा भी एसी हो, चाहे कोई सा भी पदाधिकारी हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी कोटा में नेता हो, जब आपका नाम अखबारों में चलेगा और आपका जब नाम आएगा, जब आप काम करेंगे ना, तो आपको कोटा के लोकल नेता भी बुलाएंगे और आपको आपका प्रशासन में आपको जाने की जरूरत नहीं, प्रशासन में अपना आप नाम पहुंच जाएगा। और ये बिल्कुल दिमाग में नहीं लाए, कभी बीजेपी की सरकार है तो बीएमएस वालों के काम हो जाएंगे और आपके नहीं होंगे।
आप मजबूत हो तो सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार किसी भी तीसरे भी दल की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क एक ही चीज से पड़ेगा, अगर डांगूर जी और ललित जी और इनकी टीम में अगर 150 सदस्य हैं और वो एक्टिव है, 500 की जरूरत नहीं है, बीएमएस में 1500 हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके अगर 50, ये जो इतने कमरे में जो ये बैठे हुए मेंबर है ना, अगर ये भी एक आवाज पे इकट्ठे हो जाए और अगर तन मन धन से तीनों से अगर तैयार है और आप बिल्कुल निस्वार्थ भावना से काम करने के लिए तैयार है, तो उन 1500 के ऊपर आप हमेशा भारी पड़ोगे। ये बात आपको साथ, किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी सरकार में भी आपके हमारे कोई चाचा जी या पिताजी या मौसा जी, कोई मंत्री या विधायक नहीं है जो हमारी सुन लेंगे। वो भी जब ही सुनते हैं, आपने देखा होगा गहलोत जी तो हमारे कांग्रेस और इंटक के थे ना, क्या कहा था उन्होंने, उनके ये वर्ड थे कि यार मैं तो ओल्ड पेंशन देने के लिए तैयार हूँ, आपको मेरे कपड़े फाड़ने आना चाहिए। कपड़े फाड़ने आने का मतलब है कि यार आप लोग ताकत तो दिखाई नहीं रहो, इंटक तो कितना ही चिल्ला रहे हो आप। मुझे भी पता है कि मैं कांग्रेस से और मेरी इंटक है, आपको भी पता है कि इंटक कांग्रेस। उसके बाद भी वो आदमी आपके लिए बताओ, राजस्थान सरकार में तो लागू कर दिया, आपके लिए क्यों नहीं कर रहा था? कारण बस हम तो ये बैठे हुए तो मुंह धोके हमारी तो सरकार है, हमारी तो सरकार है। अरे यार सरकार है तो फिर क्यों नहीं करती? सरकार भी जब ही करेगी जब आपके संगठन में दम होगा। आज एक मूल मंत्र आप यहाँ से ले जाओ और वो ये है, कोई सरकार नहीं और कोई विरोधी सरकार नहीं, कोई पक्ष की सरकार नहीं है। आपकी ताकत रहेगी तो सरकार आपकी रहेगी, प्रशासन आपका रहेगा, और आपकी ताकत नहीं है तो अशोक गहलोत जी भी आपके साथ दिन में 10 बार बैठते हो तो आपका काम नहीं करेगा। तो साथियों, मेरा तो बस यही कहना है, इतना समझ के निवेदन अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अपनी हाथ मजबूत रखो और हाथ से हाथ मिलाकर रखो और अपनी जिनाइन जो मांगे उसके लिए आप अड़ जाओ, भिड़ जाओ, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, और हमारी जब भी जरूरत पड़े हमें आप आवाज दे दो, तन मन से धन से सबसे तैयार है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। निश्चित रूप से आपने कर्मचारियों के हित में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं, यदि आप में से कोई अपना विचार प्रकट करना चाहता है या फिर धन्यवाद ज्ञापन करके नाश्ता पानी का कार्यक्रम रखा है, तो मैं राघव जी को हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2021 में से पहले कर्मचारी संघ इंटक हुआ करती थी। हमारे विशेष आग्रह पे इन्होंने ठेका मजदूर यूनियन संघ बनाई, जिसके कारण हमारी लेबर को मजबूताई मिली, जिसके कारण हम चीफ साहब ठेका श्रमिकों की मांग आगे रख सकें और हमारे विचार उनके सामने रख सकें। इससे पहले हमारी कभी किसी चीफ इंजीनियर के पास या किसी अधिकारी के पास जाते थे तो हमारी वो बात सुनना पसंद नहीं करते थे। आज एक ऐसा संगठन मिल गया जो हमारी बात को सुन रहे हैं और हमारे विचार को भी सुन रहे हैं, और यदि वो हमारी बात को नहीं सुनते तो हम कर्मचारी संघ इंटक के अध्यक्ष साहब महेश डांगूर जी और ललित कुमावत जी हमारा पूरा सहयोग करते हैं, और आगे भी हम यही चाहेंगे कि हमारा पूरा निरंतर रूप से सहयोग करते रहें और हम इस कार्य में आगे बढ़ते रहें। इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूँ। बहुत धन्यवाद जी। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ डाकू जी का, कोटा के अध्यक्ष वाय। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन कर समाप्ति की घोषणा में। हमारे जिला के महामंत्री मोदी जी, जिला श्रमिक मजदूर यूनियन के अध्यक्ष अमित पाल जी और महामंत्री जी और साथी, मैं सबसे पहले तो मैं इंटक के स्थापना दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ में आज हमारे अशोक गहलोत जी उनका भी साथ में। अब जैसे कि सबने बता दिया भाई इंटक की स्थापना क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई और क्या क्या मतलब उस समय में परिस्थिति आती है जो संगठनों की जरूरत है।
क्योंकि उस टाइम पे शोषण होता था पुलिस वाला, तो आज भी शोषण तो कम नहीं हो रहा, हम सबको पता है। तो भाई सारी मांगे हमारी पूरी नहीं हो रही, वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से। उस समय तो संगठन नहीं थे, संगठन बढ़ाने की जरूरत थी। आज तो संगठन है, अपने को तो लड़ाई लड़नी है। पहले तो संगठन बनाया, उसके बाद लड़ाइयाँ लड़ी अपने हक अधिकारों के लिए, तब जाके हमारी कोई अपना कुछ समस्या हल हुई। आज तो संगठन है, पर संगठन को आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलता रहे। अध्यक्ष महामंत्री के माध्यम में जो अपना हम काम कर रहे हैं, अगर हमसे कोई चूक होती है तो आप हमें सलाह दे सकते हो कि भाई ये आप सही नहीं कर रहे, ये ऐसा कर लो, वैसे कर लो, तो हम उस हिसाब से करेंगे। तो हम भी नए हमको ज़्यादा अनुभव नहीं है कि भाई हमने 20 साल का 10 साल का अनुभव है, या कोई हमारे ज़्यादा ताऊ डूबा कोई बैठा के हमारी मदद करो। आप लोग ही मदद करोगे, आप लोग ही उठाओगे हमें और आप लोग ही गिराओगे हमें। भाई आप लोगों का सपोर्ट जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे हम काम करेंगे। अभी भी पहले हमारी भी औकात नहीं थी कि हम चीफ इंजीनियर के कमरे में जाके ढंग से बात करें, नहीं थी। जैसे अभी इन्होंने बताया कि कल कोई नहीं सुनता था, अब उसकी हमारी ट्यूनिंग धीरे धीरे चेंज हो रही है। हम जैसे जैसे हमारे को मिल रही है, हमारी भी एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है, और काम में भी जो समस्याओं के हल कराने में भी हमें आसानी हो रही है। तो आप सहयोग करते रहो और हम अपना काम करें। इसी के साथ में आप लोगों का, आप यहाँ पे आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, एक बढ़िया कार्यक्रम बनाया और स्थापना दिवस बनाया। खुलासा ये है भाई, देखो आपको पता ही है यहाँ पे जो चल रहा है, आपको किसी छुपा नहीं है कि भाई 2-2 फुट काम करो। कुछ बंदे तो हमारे ऐसे न्यूट्रल है, अब सबको जानते हैं एक दूसरे, सब कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, सब पता है हमें। तो हम सब आजाद कर रखे हैं, जहाँ से तुम्हारे को समस्याओं का हल हो सके, फायदा मिल सके, ले। क्योंकि मजदूरों का हित होना चाहिए, सब ओपन कर रखे। और हमें जरूरत हो तो हमारे भी आओ, हमको भी सहयोग करो। और एक जो अपना एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये थी, ग्रुप में भी डाल सकता था कि अपना एक BPF सब अकाउंट बनाया है, उसमें नॉमिनी हो रहा है, जो काफ़ी लोगों ने कर लिया है, अपने डिपार्टमेंट में 2-4 ने किया है, तो नॉमिनी जरूर कर लेना। क्योंकि जो पैसा कभी ट्रांसफर होगा ना, वो बिना नॉमिनी के ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ये महत्वपूर्ण सूचना है, ग्रुप में भी डाल दी जाएगी, अब तो ओपन होगी। इस बात को कर लेना अपने SSYD से, यूट्यूब पे सर्च मार के भी कर सकते हो, या हम लोगों से संपर्क करके भी कर सकते हो, वो जरूर कर लेना। तो ये आपके PO सेल से नहीं होता ये काम, PO सेल से ठीक है, छोटे से बात में बता दूँ कि मैं चाहते रहो, आप सुनते भी रहो थोड़ी सी कि सबसे ज़्यादा अभी मामला चल रहा है, एक सबसे ज़्यादा पेचीदा और DPC वाला मामला चल रहा है। DPC वाले मामले में हमारे जो साथी 2012 में भर्ती हुए और जिनके अभी 2024 में प्रमोशन होना है, टाइम स्केल प्रमोशन में, उन साथियों को भी अभी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया, उससे ऑब्जेक्शन किसी और पे लगाया और लपेटे में सब आ गए। साथियों, कोटा थर्मल ही नहीं, RVNL भी किसी भी आदमी के आज के तारीख में DPC नहीं कर रहा है। जब टेक्निकल का अगर ऑपरेटर खड़े से लेकर प्लांट सुपरवाइजर तक पूरी DPC होती हुई, ये तानाशाही बहुत गजब की कर रखी है RVNL ने। लेकिन वो इसलिए कर रही है कि अपन में से कुछ लोग हैं स्वार्थप्रस्त, जिन्होंने ये आपत्तियाँ लगा रखी है कि किसी का अगर प्रमोशन हो रहे हैं, किसी के आगे बढ़ रहा है कोई आदमी, तो उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाए। हम ये नहीं बोलते कि जिसका भी न्याय मिले, अन्याय हो, जिसका भी काम हो, लेकिन देरी नहीं होनी चाहिए। 2023 का काम हो गया, 2023 की DPC नहीं हुई और 24 की भी अब जिनका होना है उनका भी नहीं हो रहा। मई निकल गया, मई आ गया, अप्रैल निकल गया, जबकि अप्रैल में ही सीडी लिस्ट जारी हो जानी चाहिए, डेटा लिस्ट तक भी जारी नहीं हो रही। मई आ गया और मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों को पता भी लगेगा, साल निकल जाएगा। क्योंकि ये 23 में जो लोग प्रयासरत है DPC कराने के लिए, वो भी 24 आ गया उनका, और 24 से कब 25 आ जाएगा आप लोगों को कुछ भी पता नहीं लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानो जिन लोगों ने वास्तव में इस लीगल काम को अटका रखा है, और वो छाती ठोक के बोलते हैं हमारे तो 3 साल बाद प्रमोशन होंगे, हमें मतलब नहीं है प्रमोशन होगा। जिनका होगा वो करे, प्रयास करे। तो 2012 वाले इसमें प्रभावित है, पूरे 2012 वाले प्रभावित, और जो हमारे पुराने साथी हैं जिनका रिटायरमेंट आ रहे हैं, और लोगों का भी प्रमोशन नहीं हो रहा, और वो क्या रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन